अच्छा अमीर पहले भाई तो जो आप आप आए हैं उनको सबको सलाम कर सकते हैं, और मजीद कोई क्यूरीज और एक आप लोग को अंदर की न्यूज बताता हूँ। बता दूं? शरारतों से बाज नहीं आएंगे आप। नहीं यार, मतलब हद है। चलिए शाहरुख भाई सुनाए, कैसे हैं, तबीयत से चलिए जी, कैसी है, सबसे आपके पहले तो ऑडियंस को हमारा मैं फिर से आप सबसे लोगों से पहले माजरत सलाम। करूंगा। संडे का जो है ना, मैंने ठीक ठाक टाइम ले लिया आप लोगों का, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं सर। फाइनली हमने जो है ना जो बैड टेक्नोलॉजी है उनको हमने शिकस्त दे दी और हम लोग आ गए यहाँ पे, हमारी लाइफ आ गए। अस्सलाम वालेकुम, लव फॉर ऑल फॉर यू थ्री टेक फैंस। अच्छा, यहाँ पे सेशन कुछ इस तरह का है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल एग्जैक्टली जी सुन जी रहे जी, हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, अब नोटिफिकेशन गया है। तो पहले मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं, जो आप लोगों ने जिसके जो है ना एक एक करके मुझे जवाब देना है। उसके बाद फिर हम ओके, लोगों के कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो लेंगे। जो आप लोगों से जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछेंगे। मुझसे कोई पूछेगा तो मुझसे भी पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है शाहरुख भाई। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, पहले अमीर भाई से शुरू करते हैं। ओके शाहरुख भाई, अच्छा अमीर पहले भाई तो जी जो आप। आप आए हैं उनको शाहरुख। सबको सलाम। जो ज्वाइन कर रहे हैं लाइव को, थैंक यू सो मच। लाइव को शेयर भी कर सकते हैं, और मजीद कोई क्यूरीज हो सेलफोन के बारे में अपनी फैमिली मेम्बर वगैरह को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये आप लोग का एक फैमिली सेटअप ही है। और एज अ पाकिस्तानी टेक क्रिएटर हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं आप लोग की क्यूरीज कंफ्यूज। डू शेयर दिस वीडियो। अगर आप अपने किसी दोस्त को बुलाना चाहते हो तो प्लीज लाइव में ज्वाइन करो, और शाहरुख भाई की इस लाइव को जो है वो ज्वाइन करके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोगों ने दोबारा ज्वाइन किया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो क्या कहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से हम पहले लाइव थे उस प्लेटफॉर्म ने हमें काफ़ी परेशान किया। और फिर ये अली भाई की और अमीर भाई की मशवरों के मुताबिक हमने फिर प्लेटफॉर्म को चेंज किया और अब हम बिल्कुल ठीक है। सर अच्छा अमीर भाई, मेरे आपसे मैं ख्याल पहला सवाल से करूंगा। शुरू करते हैं। जी आपका बिल्कुल जो बिल्कुल। चैनल है वो बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी जी जी बिल्कुल। कंटेंट के हवाले से ज़्यादा जाना चाहता है, ठीक है? आपके स्टूडियो में, अच्छा हमें बेनिफिट ये, हम चूंकि एक ही शहर से हैं तो हम स्टूडियो मतलब मुलाकात होती रहती है, स्टूडियो आना जाना रहता है। तो आपके स्टूडियो जब मैं आया तो मैंने देखा कि आपके पास मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं उस इक्विपमेंट के होने से ज़्यादा अच्छा उनका चलाना है। मतलब आपका जो कंटेंट है उन जो आपके पास इक्विपमेंट्स है उनका जो ऑपरेट करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप इतना अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। जी जी जी, ओके। बोले मुझे वहां तक आई कि इक्विपमेंट अच्छा है तो उसी से चलाने आता है तो जी इसलिए जी हाँ, कंटेंट बना बना सकते सकते हैं। हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जी जी अभी जी अगर जी, बस। कोई जी कोई हमारे पास जो नए आने वाले यूट्यूब पे कोई नया कोई बंदा जो है वो आना चाहता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, ठीक है, और वो चाहता है कि आप जैसा कंटेंट बनाए, तो क्या उसके पास ये सारा इक्विपमेंट होना ज़रूरी है? नहीं जी, देखें, इक्विपमेंट होना इतना जरूरी नहीं होता। जब आप शुरू करते हैं ना कोई भी काम, तो आप बिल्कुल नए नए होते हैं। इक्विपमेंट को चलाने आना मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छी गाड़ी का कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि जब आप गाड़ी सीखने जाएंगे तो आप एक खटारा या बिल्कुल ही फजूल बेकार गाड़ी में आप शुरू करेंगे, पुरानी सी गाड़ी होगी, ताकि अगर वो लग वग जाए कहीं तो कोई इशू ना हो। फिर आप जैसे जैसे महारत हासिल करते जाएंगे तो फिर आप अपने टूल्स को बेहतर करेंगे। अगर आपके पास एक फोन में भी कैमरा है तो उसमें भी इतने सारे एडवांस फीचर्स हैं जो आप अगर चलाना सीख लें तो आपकी वीडियो की क्वालिटी वैसी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन फिर एक टाइम आएगा जब आप सब सीख गए होंगे, आप बोलेंगे कि यार अब मुझे नया इक्विपमेंट चाहिए जिसमें ये चार और फंक्शंस हैं, मैं ये चलाना सीखना चाहता हूँ। तो वैसे कर करके आप इंक्रीमेंटली फिर अपग्रेड करते जाएंगे। तो जहां मेरे स्टूडियो में तो अब माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि काफी सारा मैंने इक्विपमेंट ले लिया, लेकिन ये एक पूरी जर्नी रही है और मैंने वन बाय वन ही सारी चीजें की हैं। तो पहले एक बेसिक माइक लिया, उसको चलाना सीखा, फिर साथ में कंप्यूटर में ऑडियो प्रोसेसिंग सीखी। फिर मुझे एक टाइम लग आया कि यार मुझे अपने माइक में दिखा कि नहीं, दो तीन वीकनेसेस हैं, अगर मैं इससे अच्छा माइक ले लूं तो वो वीकनेसेस चली जाएंगी। ऐसे करते 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 ऑडियो में, वीडियो कैमरास में, लाइटिंग में, हर चीज में आप जो है ना इंक्रीमेंटली अपग्रेड करते जाते हैं। तो डे वन पे आपके पास जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा इक्विपमेंट हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप जो स्किल है उसकी तरफ आपकी तवज्जो हो। ठीक है, यानी इक्विपमेंट शुरू में होना ज़रूरी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। अच्छा अली भाई, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, आपका जो चैनल है वो मतलब एक पावरफुल कंटेंट के नाम से ज़्यादा जाना चाहता है, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक कंटेंट आप हमेशा से हमें देते हैं, हमने देखा है, ठीक है। और अब जो अभी रिसेंटली आपकी वीडियोस आ रही थैंक हैं, यू सो पिछले एक दो वीडियोस को अगर हम देखते हैं
तो उन वीडियोस को देख के हम ये भी कह सकते हैं कि आपने भी अपने जो आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो आपसे अच्छा अगर रसूल मैं ये भाई, सवाल पूछूं तो आप मैं क्या जवाब देंगे? इसमें, हाँ मैं ये कहूँगा, देखें अमीर भाई हो गए, आप हो गए, पाकिस्तान के जो अच्छे टेक क्रिएटर्स हैं सारे मेरे टीचर हैं। और मेरी इंस्पिरेशन इस मामले में अमीर भाई हैं, और हमेशा से अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होती है तो मैं अमीर भाई से ज़रूर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि सब वो क्रिएटर नहीं होते जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे फिल्म मेकिंग या कोई एडिटिंग टूल्स के ऊपर ना। तो हम लोग ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने आके यूट्यूब की जर्नी में ही सारी चीज़ें सीखी हैं। सही। उसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे जैसे हम लोग को कंटेंट डिलीवर करना आ रहा है, जैसे अमीर भाई ने भी बताया कि अगर आप ड्राइविंग को सीखना चाहते हो, किसी ड्राइविंग स्कूल में जाते हो, तो वो आपको खटारा सी मेहरान पर सिखा रहा होगा, क्योंकि उसमें ये होगा कि लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, जब आप एक महारत हासिल कर लोगे तब आप बड़े इक्विपमेंट्स की तरफ आओगे। तो मेरा भी यही सीन है कि मैंने भी सेलफोन से शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे इस चीज़ को कवर भी कर चुका हूँ कि जैसे जैसे मुझे समझ आती गई ऐसे जैसे मैं इक्विपमेंट अपना बढ़ाता गया हूँ। और अब मजीद इसको बढ़ाने की वजह भी यही है कि हमारे से जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो एक्सपेक्ट करती है कि अब हम लोग एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर के बराबर का कोई ना कोई कंटेंट जो है प्रोवाइड करना शुरू करें। और इस स्टेज पर आके, जिस स्टेज पर मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर आके रेवेन्यूज भी थोड़े बहुत अच्छे बन रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल रेवेन्यूज खाने के लिए बनाया हुआ है। मैं और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मेरी चल रही है इक्विपमेंट्स को लेके, ताकि मजीद क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। आखिरकार एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि हम लोग सारे मिलके पाकिस्तान को किसी इंटरनेशनल टेक कम्युनिटी में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अमीर भाई होंगे, आप होंगे, मैं होंगे, और भी हमारे भाई होंगे, बबलू होगा, बहुत सारे ऐसे भाई होंगे, हम लोग जाके एक जगह रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इसके लिए भी हमें काम करना है। सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने तो यूट्यूब पे नहीं है ना। एटलीस्ट मैं अपनी गारंटी और अमीर भाई की गारंटी और आपकी गारंटी तो दे सकता हूँ कि हम लोग जो है, हम लोग कहीं ना कहीं जाके ये जरूर कहेंगे कि हम लोग एज अ पाकिस्तानी टेक क्रिएटर हैं। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मैं हूँ, मैंने बहुत वो कुछ किया है। तो मैं तो होनी नहीं चाहिए, हम होना चाहिए, और हम में पूरा पाकिस्तान आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आप ही से करूंगा अली भाई। ये बताएं, अभी हमने जी। जैसे क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे जब हमारा लाइव सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। अब हम्म। यूट्यूब जो है वो पाकिस्तान में यूट्यूब की ऑडियंस भी बहुत अच्छी, बहुत मैच्योर हो गई है। उसके अलावा क्रिएटर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं 2021 में। अब चूंकि कंपटीशन भी बढ़ गया है, अच्छे नाम भी आ गए हैं। मैं टेक की बात कर रहा हूँ, बाकी जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा। क्या हम्म। 2021 में नया? में तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि जितना कंपेटिटिव मार्केट होगा, जितना कंपटीशन ज्यादा होगा, उतनी कंपनीज के पास चॉइसेस भी ज्यादा होंगी। और हो सकता है कि एक ऐसी स्टेज आए कि कंपनी सबको स्पॉन्सर करना छोड़ दें। तो अगर आपने यूट्यूब पर एज अ टेक कम्युनिटी पर्सन आना है, लेकिन उसमें भी मैं पहले भी बता दूं, मैं पहले भी एक इंटरव्यू ताहिरदाद के चैनल पे दिया, जो टेक यूट्यूबर है वो सिर्फ मोबाइल फोन रिव्यूअर नहीं होता। और अगर आप सिर्फ मोबाइल फोन रिव्यूअर बनना चाहते हो तो प्लीज स्पॉन्सरशिप को जरूर इग्नोर करना स्टार्ट में, क्योंकि एटलीस्ट आपको 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद जाके आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट डिलीवर कर रहे हो। फिर आपको कंपनी थोड़ा बहुत जो है वो इंगेज करना शुरू करेंगी। तो स्पॉन्सरशिप के चक्कर में मत आना। हाँ, इसी के चक्कर में जरूर आना कि आपका जो एक्सपोजर है, आपका रियल लाइफ एक्सपोजर जो है, एक्सपीरियंस जो है, वो बहुत बढ़ेगा। बहुत कुछ सीखोगे आप लोग, बहुत सारी रिसर्च करोगे, आने वाली टेक्नोलॉजी से अटैच होगे। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि ऑलरेडी टेक को थोड़ा बहुत समझता है और मजीद इंटरेस्ट रखता है और सही गाइड कर सकता है, तब तो टेक यूट्यूबर बन जाना। बट सॉरी टू से, सिर्फ स्पॉन्सरशिप के चक्कर में मत बनना। स्पॉन्सरशिप जो है वो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करके देगी इन फ्यूचर। बहुत वैरायटी हो जाएगी, बहुत कंपेटिटिव मार्केट होगी। उसके लिए एग्जिस्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि एक यूट्यूब चैनल पर आप लोग ये एक्सपेक्टेशन रखो कि ये महीने का 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए इनकम देगा। कम से कम आपको 3-4 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने के बाद, बामुश्किल आपके एक्सपेंसेस निकालने के बाद, आपको 50-60 हज़ार रुपया पर मंथ बचता है। लेकिन उसके लिए भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो एज अ क्रिएटर, एज अ जेन्युइन क्रिएटर बन के जरूर आना, लेकिन ऐसा क्रिएटर मत बन के आना कि थंबनेल पर कुछ और लिखा हुआ हो, क्लिक बेट करके आप पर व्यूज जरूर देते हैं लेकिन आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं होता, जिसका जाके आपको डिसएडवांटेज, जब आप एक बड़े नंबर पे पहुंचते हो और आपको व्यूज कम आ रहे होते हैं और आप डिसहार्ड हो जाते हो, तब आपको वो फर्क जरूर मिलता है। लेकिन लॉन्ग लाइफ वो व्यूज नहीं होते। लॉन्ग लाइफ व्यूज लेना है तो आपको जेन्युइन कंटेंट पर काम करना पड़ेगा। आपको उस चीज का पता होना चाहिए, उस एक्सपीरियंस का पता होना चाहिए, फिर ही आप यूट्यूब पर एज अ टेक क्रिएटर आना। अमीर भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या 2021 में एज अ टेक क्रिएटर यूट्यूब को ज्वाइन करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो फिर क्या इसको एज अ कैरियर अपनाना चाहिए?
देखिए शारसूल भाई, मैं काफी हद तक तो अली भाई से एग्री करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत कम था, बहुत ज्यादा स्पेस थी, इतनी ज्यादा नीश नहीं बनी हुई थी अलग अलग। तो मैंने जब ज्वाइन किया था तब तो बिल्कुल मुझे लगता था कि बिल्कुल नो ब्रेनर ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई है ही नहीं। लेकिन आज तक 3-4 साल गुजर चुके हैं और अब जो है ना काफी सैचुरेट हो चुकी है। तो मुझे जब भी कोई पूछता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई देखो, सोच समझ के आना। अगर तुम्हें पैशन है, तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है, तो तुम इसको एज अ हॉबी ऑन द साइड शुरू करो। अपना मेन काम ना छोड़ो, या इससे एक्सपेक्ट नहीं करना कि जो है ना मैं बहुत पैसे कमा लूंगा, क्योंकि इस काफी रिस्की किस्म का ये काम है कि जो है ना 2-3 साल आपने लगाने हैं और ठीक ठाक मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी भी रखनी है, डिसेंट कंटेंट देना है, अपने सब्सक्राइबर्स को एक रीजन देना है कि वो क्यों क्लिक करेंगे उस सब्सक्राइब बटन पे। तो उसमें काफी मेहनत भी लगती है। तो आप ऑन द साइड इसको करें। अगर आपके अंदर पैशन होगा तो आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जैसा अली भाई ने बताया कि इसमें अगर आप पैसे कमाने के लिए आए हैं, तो हमारे टाइम में भी आसान नहीं था और अब तो और भी मुश्किल हो चुका है। यानी कि हम सब जिनने ज्वाइन किया है, जो अब जो है ना हमारे कुछ अब पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे होते थे, हम जो है ना कोशिश कर रहे होते थे कि किसी तरह ऐसा कंटेंट जनरेट हो जिससे हमें सब्सक्रिप्शंस मिले। तो इसमें सोच समझ के आना चाहिए। शो अगर करना चाहते हैं तो आप खुद से सवाल करें कि भाई क्या मुझे इन चीजों का पैशन है। और टेक नजरिया खुद एक जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। अगर आप इसको लाइफस्टाइल कंटेंट या व्लॉगिंग से कंपेयर करें या कॉमेडी कंटेंट से कंपेयर करें, तो वहां थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहां जो है ना वायरल वीडियोस का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। आप ही होते हैं जो एक टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, फला बंदा अगर मोरू K2 गया है तो वो ही सिर्फ K2 पे वीडियोस बना रहा है, बाकी कोई नहीं बना रहा। अगर जुनैद भाई को वीडियो बनाते हैं तो अमूमन वो ही उस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। जबकि टेक में जब आप कोई वीडियो बनाते हैं तो 25-50 बंदा वही वीडियो बना रहा होता है, वही फोन अनबॉक्स कर रहा होता है। तो उससे भी जो है ना आपको काफी ज्यादा एक कहूंगा दिल गुर्दा चाहिए होता है कि आप जो है ना कंसिस्टेंटली मुस्तकिल कंटेंट बनाएं फिर आगे बढ़े। तो अगर कोई आना नहीं, तो मैं बता ही रहा था कि टीम की तरफ भी तवज्जो दे रहा हूँ कि 3-4 लोगों की अच्छी टीम होनी चाहिए। और जैसे कि अली भाई ने कहा, देखें हमारा गोल होना चाहिए कि काम इस तरह का किया जाए कि जिस पे आपको रिकग्निशन मिले। फेम और कंट्रोवर्सी और पैसा वैसा है ना सब बना लेते हैं यूट्यूब पे, बट मेरे ख्याल अब कम वो लोग तो ऐसा कुछ करते हैं जिससे फिर आपको बाद में जो है ना लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिससे आपको रिकग्निशन मिलती है कि यार इस बंदे ने या इन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है जिसने पूरी इंडस्ट्री को आगे लेके गए, एक नई चीज शुरू की। तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वालिटी के लिए आपको अच्छे बंदे भी चाहिए। और अगर आपने क्वालिटी बढ़ाई अपनी, तो क्वांटिटी पे तवज्जो देना जरूरी होती है। फायदा नहीं है अगर आपकी क्वालिटी बहुत हाई है लेकिन आप महीने में 1-2 वीडियोस बना रहे हैं। आई एम श्योर बहुत से लोग ऐसे करते भी होंगे एंड इट वर्क्स फॉर देम। लेकिन टेक एक ऐसी चीज है कि जिसमें इतना ज्यादा कुछ हो रहा होता है और डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रहे होते हैं, तो आपके पास ऐसी मशीनरी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप फौरन कंटेंट निकालें अच्छी क्वालिटी में। और तो टीम में काम चल रहा है, बाकी इंशाल्लाह आप देखते जाएंगे आगे रिव्यू स्पीकर पे क्या क्या होता है। इंशाल्लाह। अच्छा अली भाई, आप बताइएगा कि मास टेक की क्या प्लानिंग है आगे, क्या हमें नई चीजें देखने को मिलेंगी, क्या अच्छा कंटेंट, क्या नई सीरीज हमें देखने को मिलेगी? शाह भाई, सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ऑडियंस की डिमांड हो ना उस पर ज़रूर काम किया जाए। वो आपको भी मैंने कहा था और अमीर भाई को भी मैं कह देता हूँ। आजकल हमारी ऑडियंस में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि ऑडियंस अब भी पुराने फ़ोन्स के बारे में बहुत बात करती है, मतलब पुराने मॉडल्स के बारे में बात करती है। जैसे कि सपोजली इस साल हम लोगों ने देखा है कि हर 2-3 महीने बाद बहुत ज़्यादा फ़ोन लॉन्चेज हुई हैं। एक महीने में 10-10, 12-12 फ़ोन भी लॉन्चेज हुई हैं, और आगे जाके मजीद ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पहले तो हम लोगों ने अपने लोगों को ये समझाना है कि भाई नई प्रोडक्ट जो आ रही है ना, वो मेरे हिसाब से उसकी तरफ ज़रूर कंसीडर करें। ये जो पुराने फ़ोन, रीफर्ब फ़ोन लिए जा रहे हैं या ख़राब फ़ोन जो बेचे जा रहे हैं मार्केट में, एटलीस्ट वो नहीं बाय करने चाहिए, क्योंकि उनकी कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता। इसको लेके मैं कुछ ज़्यादा अच्छी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। दूसरा, आईफोन को लेके लोगों के बहुत कंसेप्शंस, मिसगाइडनेस बड़ी बनी हुई है, क्योंकि शॉपकीपर जो है वो जारी बात है कि प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसको रीफर्ब फ़ोन या आईफोन वगैरह डिवाइसेस में ज़्यादा पैसे बच जाते हैं और बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं देते। तो मैं उनके बारे में भी बात करने वाला हूँ कि आइदर इट इज़ गुड फॉर यू और नॉट, के रीफर्ब फ़ोन कितने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे नहीं होते, क्या लाइफ होती है इनकी, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा मैं कैमरा गेयर्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने 3-4 वीडियोस डाली हैं कैमरा गेयर्स के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ कि जो मास टेक, सिर्फ भाई लोग यही समझे कि सिर्फ सेलफोन की बात ही कर सकते हैं और कोई बात नहीं कर सकते। तो टेक इज नॉट अ सेलफोन। सिर्फ हमारे घर में जो कुकर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जो अपना किचन वेयर्स हैं, वो भी जो है ना वो हाई टेक होने वाले हैं। वो भी जो है वो इको सिस्टम जो आने वाला है, तो उनके रिव्यूज भी तो हमें करने हैं ना, लोगों को समझाना है
कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती, किस तरीके से नहीं करती। तो एक्सपोजर को मजीद बढ़ाएंगे, हर प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कि नई इनोवेट हो रही है, जो कि हमारे रियल लाइफ में इस्तेमाल के काबिल है, क्योंकि नए यूज़र को लेना चाहिए। तो काफ़ी एक्सपोजर बढ़ा है। कोशिश तो ये है कि अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला हम लोग टेक को कवर करेंगे, सिर्फ मोबाइल फ़ोन को नहीं कवर करेंगे, टेक से सारी जो प्रोडक्ट है वो कवर करेंगे। यार अभी तक तो सच बताऊँ तो मैं अभी तक तो सच्ची बात है कि मुझे मेरी जो ग्रिप है वो 100% मुझे पता है कि मैं सेल फ़ोन के ऊपर बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ, और ऑलरेडी कर भी रहा हूँ। कंपैरिजंस हो गए, अनबॉक्सिंग्स हो गई, रिव्यूज़ हो गए, गेमिंग रिव्यू हो गए। मैं लेकिन अपने मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने चैनल पर वो सारी वैरायटी प्रोवाइड करूं जो कि बाहर के कंट्रीज में 10-10 चैनल प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा अली भाई, अभी आपने बड़ी एक मतलब मोटिवेशनल मैंने एक वीडियो देखी पिछले दिनों, आप अपने एक सब्सक्राइबर के पास गए थे गिव अवे लेके। जी जी, वो बड़ा यार मुझे मजा आया देख के। यार एक्चुअली में देखे मतलब एक ऐसे हादसे से वो गुजरा हुआ है कि उसकी जिंदगी में आगे बहुत सारे जो है ना ऐसी सोचें उसकी जहन में आती होंगी जिससे उसको कुछ इनसिक्योरिटी या थोड़ा सा वो जो है ना कंफ्यूज होता होगा अपनी लाइफ को लेके। तो मुझे ये लगा कि यार मेरे जाने से और उसको मेरा खुद गिफ्ट करने से शायद मुझे कुछ हिम्मत मिल सके उससे, क्योंकि वो मुझसे तो ज्यादा, हम सबसे ज्यादा हिम्मत रखने वाला बच्चा था। और दूसरा ये कि उसको ये भी पता लगे कि यार मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं कोई डिसेबल नहीं हूँ, मुझसे लोग मिलने आते हैं, मुझसे यूट्यूबर भी मिलने आया है। और उसने जो मेहमान नवाजी की ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रिस्क में इतनी बरकतें अता करे कि मतलब कभी उसको कमी ना हो, कभी भी फील ना हो उसको। तो वो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने मतलब हमें बहुत अच्छे तरीके से एज अ नॉर्मल पर्सन हमें रिसीव किया, सारा अरेंज। इवन वो मैरिड है, अभी 2-4 महीने पहले उसामा की शादी हुई है। अच्छा, ठीक है। तो उसकी बेगम ने सारा खाना वाना हमारे लिए बनाया हुआ था, गांव था एक, उसके चचा ताया वगैरह सब इकट्ठे थे, वो बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह की चीजें बस मुझे आदत है, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो इंशाल्लाह आगे भी कोई करीबी अगर किसी का गिव अवे निकलता है तो मैं शायद कुछ प्लान करूँ, लेकिन ऐसे पर्सनस के लिए तो भाई मैं हमेशा से, मेरी जान भी हाजिर है। कभी भी इनको मतलब कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जिसको कोई ना कोई कमी है, लेकिन उसको मतलब बिल्कुल भी नाशुक्रा नहीं होना चाहिए या परेशान नहीं होना चाहिए, उसके इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बड़े भाई हैं उसके, कभी भी उसको जरूरत हो तो इंशाल्लाह ताला अपनी वुसअत से हट के कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्लाह ने दिया है उसके साथ शेयर किया जाए और उसको मोटिवेट किया जाए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अमीर भाई, आपने जो वीडियो कोर्स स्टार्ट किया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब जो आपको आता है वो आप दूसरों को सिखा रहे हैं। इसको ज्वाइन करने का जरा तरीका यहाँ हमारे चैनल के थ्रू भी लोगों को बता दें, कोई अगर ज्वाइन करना चाहे। जी जी बिल्कुल, मैंने क्योंकि पिछले कई सालों से मैं वीडियो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उससे पहले भी ग्राफिक डिजाइनिंग और एनिमेशंस बनाने का बड़ा शौक था। तो काफी सारी चीजें ओवर द इयर्स मैंने सीखी हैं, टेक्निकल साइड वीडियो प्रोडक्शन की, जिसमें ऑडियो वीडियो लाइटिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग ऑडियो की कैसे करनी है, वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर्स कौन से अवेलेबल हैं, क्या कुछ है। बेसिकली एक फाउंडेशन प्रोग्राम है जो मैंने डेवलप किया ताकि जो भी यंगस्टर्स इस काम की तरफ आना चाह रहे हैं या शायद सिर्फ क्यूरियस हैं या अभी अभी नए यूट्यूब पे आए हैं, लेकिन क्योंकि अब जो है ना इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हर जगह अवेलेबल है कि आपको पता नहीं होता कौन सा ट्यूटोरियल किधर देखें। तो मेरी कोशिश थी कि एक जगह पे ऐसा एक कोर्स बनाया जाए, फाउंडेशन कोर्स, जो कि मैंने एयर स्कूल पे बनाया है। तो आप airschool.com पे जा सकते हैं, वहाँ मेरी अपना URL भी है amirdaga.airschool.com। मेरे चैनल पे भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। उसकी पेड कोर्स स्पेशल ऑफर लगाई हुई है 3,500। मुझे था कि इतना अफोर्डेबल हो, क्योंकि हम जानते हैं लोग आजकल 2-3 हज़ार रुपए के तो एयरबड्स ले लेते हैं जो 1-2 साल उनको चलेंगे। तो ये तो ऐसी चीज है कि जिसमें आप अगर सीरियस हैं और थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक ऐसा कोर्स है जो आपको एक बेसिक फाउंडेशन आपकी बना देगा, एक रोड मैप दे देगा कि यार अगर आपने इस काम में लगना है तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनके बेसिक्स मैंने बता दिए हैं। अब आपको कोई भी चीज मजीद सीखनी है तो भाई साइकिल उठाएं और खुद आप प्रैक्टिस शुरू करें इसके ऊपर। लेकिन इससे आपको एक राह मिल जाती है अच्छी कि जो है ना ये सारी, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें सीखने में सालों साल लग गए थे और मैंने वक्त के साथ साथ एक एक करके सीखी। तो ये जो है ना मेरे सारे एक्सपीरियंस की एक तरीके से डिस्टिलेशन आप कह लें कि उसके अंदर मैंने सारी एक कोर्स में डाल दी है कि कोई भी देखेगा तो उसको एज अ कंटेंट क्रिएटर उसको बेनिफिट होगा। इसमें मैंने कंटेंट क्रिएटर्स के माइंडसेट पे भी बात की कि भाई आप कंसिस्टेंसी की तरफ जाएं, आप वायरल वीडियोस के पीछे ना जाएं। कंटेंट क्रिएशन की तरफ जब आप आएंगे तो आपको किस तरीके से आपका जहन होना चाहिए अगर आप इसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और भी काफी सारी चीजें हैं उस कोर्स में। अगर आप airschool.com पे जाएंगे तो वहाँ कोर्स की पूरी आपको एक आउटलाइन भी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके लिए मुफीद है, आपको लगता है कि बेनिफिशियल है, तो आप
वो कोर्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे वो लिंक दीजिएगा, मैं अपने चैनल पे वो शेयर करूंगा ताकि कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सके। मैं अच्छा, आपको दे ऑडियंस दूंगा, जो है उसकी वो अगर कोई शॉर्ट लिंक सवाल, दे दूंगा। वो मेन लिंक तो है अमीर डागा, मेरा फर्स्ट और लास्ट नेम .airschool.com, उस पर जाएंगे तो मेरा पेज आ जाएगा, उस पर मेरा कोर्स है। ठीक हो गया। अच्छा, हम अपनी तो गपशप लगाते रहेंगे। अब ऑडियंस जो है वो अगर कोई सवाल हम तीनों में से किसी से भी पूछना चाहे, वो यहाँ पे जिनसे सवाल पूछ रहे हैं उनका नाम साथ में ज़रूर लिखें ताकि वही आपको जवाब दें। तो हम कमेंट्स तीनों हम पढ़ रहे हैं, जिसको जो सवाल है वो आप पूछना स्टार्ट कर दें, और ताकि हम जो है अपनी गपशप तो हमारी लगती रहेगी, साथ में जो है क्या कहते हैं आप लोग के सवाल के हम जवाब दें। लेकिन कमेंट के साथ आपने नाम भी लिखना है कि ये सवाल आप कर रहे हैं तो आप किससे इधर कर ना रहे हैं, ताकि शाहरुल वही भाई आपको जवाब दें। एक जी अली भाई। क्वेश्चन पूछ रहे हैं पलंदरी गेमर्स कि मैंने देखा कि पाकिस्तानी कितने भी यूट्यूबर हों उनके माशाल्लाह सब्सक्राइबर तो बहुत होते हैं, लेकिन उतने व्यू इतने व्यूज नहीं होते, सब्सक्राइबर भाई होते आप इसका आंसर दें। इसकी यार दो तीन वजूहत हैं। एक ये है कि मेरा ख्याल है एक ही जब प्रोडक्ट पे जब 50 वीडियोस होंगी तो सबके व्यूज जो है ना डिवाइड हो जाते हैं। दूसरी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स तो हैं, लेकिन उनके पास अभी तक उस किस्म का टाइम नहीं मिला कि वो जो है ना इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं ना उनकी जो सारी डोमिनेंस है उसको कंट्रोल कर पाए। मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे अभी भी इंडिया का कंटेंट देखा जाता है, और उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि 4-5 साल यूट्यूब यहाँ बंद रहा था और उनके सारे चैनल्स थे, तो बहुत से लोगों की आदत भी हो गई, बहुत से लोग फैंस भी बन गए, सब कुछ हो गया। तो एक तो ये वजह है। फिर आई थिंक क्योंकि हम सारे अभी भी जो है ना सब ज्यादातर पाकिस्तानी टेक यूट्यूबर्स ने, किसी ने हॉबी के तौर पे शुरू किया था, किसी ने साइड बिजनेस के तौर पे शुरू किया था, और फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है ना उसको हम अपने मेन काम की तरफ लाए हैं। तो उससे जाहिर है फिर कंसिस्टेंसी के भी इश्यूज होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यही 2-3 वजूहत हैं। बाकी आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो सवाल कर रहे हैं, वही बताएं कि भाई क्यों नहीं देखते हमारी वीडियोस एंड तक देख ली करो यार, जरा चैनल को हमारे भी सपोर्ट कर दिया करो। मुझसे ये तो आपको अक्सर मैं लाइव सेशन करता हूँ, लोग कमेंट करते हैं सवाल कि वो क्यों नहीं देख रहे हैं। लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं आपके व्यूज क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ भाई ये तो आप बताएं कि व्यूज क्यों नहीं है। मुझसे आपने पूछा, मुझसे ये पूछे कि आपकी नहीं वीडियोस शाहरुल क्यों नहीं भाई, है। आप क्या राय है, आपकी क्या राय है शाहरुल भाई इसके बारे में? यार मेरी ये राय है, अगर मैं अपने चैनल को देखूँ ना तो मेरे वीडियोस की जो मतलब टाइम है उसमें ब्रेक आते रहे। मतलब बीच में ये हुआ कि 1 महीने से कुछ ऐसे इश्यूज हुए जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सका, फिर 6-8 महीने बाद 1-2 महीने। तो ये एक वजह रही है जिसकी वजह से मेरे जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है यूट्यूब की वो बहुत ज़्यादा मुतासिर रही है। अब मैं भी अपना बाकी और भी अली भाई मेरा ख्याल है कि जो है कंसिस्टेंसी के साथ साथ इसमें अली भाई मैं कह रहा हूँ कोई जरूरी बात शायद बताना चाह रहे हैं। इसमें मैं ये मिसाल देना चाहूंगा पाकिस्तानी ऑडियंस की। अब एक छोटी सी मिसाल ये है कि हमारे यहाँ पर जो फिल्म इंडस्ट्री है और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा फर्क है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को ऑलरेडी उनकी अपनी व्यूवरशिप ज्यादा है, उल्टा पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेंड है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ये लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब लोकल फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे। जबरदस्त बात कह रहे हैं। एक तो ये चीज है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम लोग अमूमन हमारी जो नेचर है एज अ ह्यूमन नेचर, एज अ पाकिस्तानी नेचर, हम दूसरे की चीज को जरूर पसंद करते हैं, अपनी चीज को पसंद नहीं करते। सपोजली अब मतलब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे घरों में ये होता है कि वो सामने वाले घर में गाड़ी क्यों खड़ी है, हमारे घर में क्यों नहीं खड़ी। सही है, ठीक है। हम दूसरे क्रिएटर्स को देख के ये कहते हैं कि देखो यार ये पाकिस्तानी क्रिएटर है, एक तो वैसे लेट शुरू हुआ तो ये देखो ये कहाँ है। अभी मतलब सपोजली मैं 4 लाख पे हूँ तो मुझे वो कहेंगे यार देखो तुम MKBHD को देखो और खुद को देखो। तो मैं ये कहता हूँ भाई MKBHD 7-8 साल से काम कर रहा है। 13 साल। मैं 2-3 साल पहले की उसकी वीडियो उठाऊं ना तो वो फिर भी रुक के बोलता था। मैं तो वो भी नहीं करता, मैं तो एक आपके लहजे से आप लोगों को समझा रहा होता हूँ। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है हमारे यहाँ पर कि जो व्यूवरशिप है ना वो उस तरीके से मैच्योर नहीं है। फिर दूसरा ये कि यहाँ की व्यूवरशिप की एक बहुत बड़ा अलमिया है, मैं भी एज अ व्यूवर देखता हूँ कभी कभी हमने अगर कोई चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर वो डेली की 1 या 2 वीडियोस दे रहा है तो हम कहते हैं यार रोजाना ही साले का नोटिफिकेशन आ जाता है, इसको म्यूट कर दो, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे कि क्या बात करें। और सेलफोन हम ज्यादातर रिव्यूज करते हैं तो सेलफोन
ऐसी चीज है नहीं कि जो कि डेली की रिक्वायरमेंट हो लोगों की। हाँ, कुछ टेकी पीपल्स हैं, कुछ लड़के, टीनेजर लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, वो जरूर देखते हैं, वो कहते हैं कोई ना कोई चीज सीखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि कल को मेरा दोस्त ही उस फोन के बारे में कोई सवाल पूछ ले, तो चलो आमिर भाई की वीडियो या शाहरुख भाई की वीडियो या किसी भी पाकिस्तानी टेक सही क्रिएटर की सही। वीडियो देख के मुझे कम से कम मेरी लोकल लैंग्वेज में समझ तो आ जाएगी ना कि मैंने कैसे जवाब देना है इसको। तो वो जरूर देखते हैं। लेकिन ज्यादातर ऑडियंस हमारी जो है ना, वो साइलेंट ऑडियंस है या सोई हुई ऑडियंस है। जब उनको जरूरत पड़ती है वो तभी देखते हैं, अदरवाइज वो नहीं देखते। और एक और चीज शाहरुख भाई, अमीर भाई, आपने पूछा था कि आप आगे क्या प्लान कर रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग को आजकल ना वैसे पब्लिक में भी जाना चाहिए और पब्लिक इंटरव्यूज लेना चाहिए कि भाई डिफरेंट तबके के जो लोग हैं वो कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखना 80% लोग वो निकलेंगे जो 5 साल पुरानी डिवाइस यूज कर हाँ रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। तो मोबाइल फोन लोगों की यहाँ पर सिर्फ जरूरत है, शौक बहुत कम लोगों का कम है। इंडिया का वॉल्यूम उस हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो वहां लोगों का शौक भी है और जरूरत भी है। जरूरत वाले कम देखते होंगे, शौक वाले ज्यादा देखते होंगे। सही बात है। और अली भाई, क्योंकि YouTube जो है ना इंडिया में काफी लंबे अरसे से रहा है ना, तो आपकी जितनी ज्यादा टाइम एक टेक्नोलॉजी किसी माशरे का हिस्सा रहती है ना, तो वो उतनी ज्यादा अपनाई भी जाती है, उतनी ज्यादा नॉर्मल होती जाती है। और अब YouTube भी जो है ना नॉर्मल होता जा रहा है। प्लस हम लोग जो लाइव स्ट्रीम से पहले बात कर रहे थे, मैंने आपको टिकटॉक की मिसाल दी कि यार हमारे यहाँ हमारा अलमिया ये है कि हम जैसे ही आए ना तो टिकटॉक और इस टाइप के प्लेटफॉर्म भी आ गए, तो काफी सारी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो जो है ना शुगल मस्ती और बस इसी में लगी हुई, उनको काम की चीजें नहीं देखनी। लेकिन मजाक से हटके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये है ना, हमारी टेक कम्युनिटी में भी और जनरल यूट्यूब कम्युनिटी में भी मेरे हिसाब से सोफिस्टिकेशन और टेक्निकल नॉलेज की अभी भी बहुत ज्यादा कमी है। एनालिटिक्स को सोफिस्टिकेटेड तरीके से स्टडी करना या टेक्निकल लेवल पे थंबनेल्स और वीडियोस की प्लानिंग करना कि इस ये मेरा हुक है, ये मेरी वीडियो का जो है ना पूरा वो जो लेआउट है या इसका फ्लो ऐसा बनता है और स्टोरी टेलिंग वैसा, तो सोफिस्टिकेशन मेरे ख्याल से अभी कम है। और जो अली भाई ने बात बॉलीवुड वर्सेस लॉलीवुड, तो वहां भी मुझे ये इशू बहुत दिखता है। इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे लेवल्स में बहुत ज्यादा डेवलप्ड और सोफिस्टिकेटेड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा, उन्हें इन्वेस्ट बहुत ज्यादा किया है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का भी दूसरा प्रॉब्लम। अब अगर आप इंडिया के चैनल्स देखें जो बड़े चैनल्स हैं, एक तो उनकी ऑडियंस भी बहुत बड़ी है और अक्सर चैनल्स ने अच्छी इन्वेस्टमेंट करके बंदे बिठाए हुए, पूरी टीमें बनाई हुई हैं, अच्छा कैमरा गियर रखा हुआ है, आपको वीडियो देख के पता चलता है कि बॉय ने कुछ काम किया है। तो हमारे यहाँ अभी तक उस कैमरा लूंगा और अभी मैं लाइव स्ट्रीम भी से वो तो माशाल्लाह रिजल्ट नजर आ रहा है। नहीं, अभी जैसे रिजल्ट ये, क्योंकि मैंने अभी लिया, मैं सीख रहा हूँ इसके कलर्स कैसे करने, क्योंकि मुझे रियलिस्टिक कलर्स चाहिए थे कि जिस कलर की ये टी शर्ट है वैसी ही दिखनी चाहिए मेरी फाइनल वीडियो में, ताकि जब कोई बंदा कोई प्रोडक्ट मेरी वीडियो में देखे तो उसको एग्जैक्टली वैसा ही दिखे, कलर्स और उसके एनवायरनमेंट में जैसा दिखेगा। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वक्त के साथ साथ क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, Redmi 10 को लेके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, Redmi 10 कब आएगा, किस प्राइस में आएगा? ये अली भाई का डोमेन है मेरा ख्याल है, ये सवाल जो है ना आप अली भाई से यार, ये आ जाएगा 1 वीक के अंदर अंदर आ जाएगा शार्सुल भाई। अच्छा। और प्राइस देखिए, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, जब तक फैक्ट्री स्टार्ट नहीं होती प्राइस अच्छी नहीं आएगी Redmi की, एग्जैक्टली, क्योंकि टैक्सेस ऑलरेडी वी नो के बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन लगभग 30,000 के तो होगा ये फोन। अच्छा, ये जो टैक्सेशन की स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? जो शुरू से मतलब जब से पीटीए का पहला टैक्स लगा था उस दिन से लेकर आज तक, जब पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान स्टैंप लगे हुए मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसका पहले आप जवाब देंगे अली भाई, मैं दूं? अमीर भाई आप दें। शाह रसूल भाई, बड़ी अनपॉपुलर बात है और या जो है ना हमारे व्यूअर्स नहीं पसंद करेंगे ये बात, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा बड़ा जो पोर्शन है मोबाइल फोन सेल्स का वो ग्रे इंपोर्ट के जरिए किया जा रहा था। तो लगेज में लोग बाहर से फोन्स ला रहे थे और उनको फिर यहाँ पर बेच रहे थे, जिससे जो है ना ही गवर्नमेंट को या हमारी हुकूमत को कोई टैक्सेस नहीं मिल रहे थे, ड्यूटीज नहीं मिल रही थी, और उनका दसियों अरबों रुपए का हर साल, प्रॉब्ली ये 50-100 अरब पे जाता हो गया, उससे भी ज्यादा का लॉस हो रहा था इनको, जो रेवेन्यू कमा सकती थी। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत है, कोई भी मुल्क चलता, जो बड़ी रकूमात थी टैक्स की, ये ज्यादा महंगे फोन्स पे थी, जो सस्ते फोन्स पे थे उन पे कदरों कम था टैक्स, और जो महंगे आईफोन्स ला रहे थे या बाहर से सैमसंग के लाखों रुपए के फोन्स ला रहे थे, तो उनको जो है ना उनके ऊपर टैक्स ज्यादा था।
तो जो पैसे वाले अफोर्ड कर सकते हैं ऑलरेडी, अब जो बंदा 2.5 लाख का फोन ले रहा है वो 2,60,000 पे उसकी जान थोड़ी निकल जाएगी यार, वो 2,70,000 पे ले लेगा। तो एक ये था। अच्छा, तीसरी चीज जो सबसे बड़ा इसका फायदा, वो इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज किया जाए। तो वो ब्रांड्स को और मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव दे रहे होते हैं कि आप इंपोर्ट ना करें, आप यहाँ फैक्ट्री लगाएं, और उस फैक्ट्री से फिर हमारी लोकल पब्लिक को जॉब्स मिलते हैं, रेवेन्यू जनरेशन होती है, सारी वैल्यू एडिशन मुल्क में हो रही होती है, तो उसके 10 फायदे होते हैं। तो और फिर उससे एंड कंज्यूमर को ये फायदा होता है कि फोन सस्ते हो जाते हैं। तो अब जो फोन हमने जो पहले 25-30 हजार रुपए का देखते थे, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जाएगी यही फोन आपको 20-18 हजार रुपए के दिखेंगे, जो कि इंडिया में काफी साल से हो रहा है, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं फोन्स। तो मेरे ख्याल में तो ओवरऑल ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी, और इसके जो है ना फल हम देख रहे हैं, क्योंकि अब मेड इन पाकिस्तान फोन्स आने शुरू हुए और उनकी प्राइसेस वाकई काफी अच्छी आ रही है। क्या रसूल भाई, हम उस कौम में से हैं कि आप चोरी रोक ही नहीं सकते इस तरह की, समझ आई है। क्लोनिंग आज भी हो रही है कुछ फोन्स की जिनमें लूप होल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी भी हो रही है, सैमसंग की होती है, वन प्लस की होती है, इनकी क्लोनिंग हो रही है। ठीक है, एप्पल की नहीं होती है, एप्पल का प्रॉपर टैक्स पे करना होता है, लेकिन उसका भी गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत हल दिया हुआ है कि अगर आप लोग इंपोर्ट का कोई लाइसेंस बनाते हैं तो आप लोगों को टैक्स ज़रा कम मिलता है, कम लगता है, तो आप उस पर टैक्स कम पे करते हैं तो वो कम प्राइस में भी मिलता है। लेकिन इसमें अमीर भाई की जो प्रोस्पेक्टिव अमीर भाई ने दिया उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँगा कि इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो ये तो हुआ कि हमें लोकल इंडस्ट्री में जो है प्रोडक्ट सस्ती मिलेगी, और आगे हम लोग 6 महीने बाद रियलाइज़ भी करेंगे, व्यूवर्स भी रियलाइज़ करेंगे, यूज़र भी रियलाइज़ करेगा, हम लोग भी रियलाइज़ करेंगे। लेकिन ठीक 1 साल बाद हम लोग एक और चीज़ को रियलाइज़ कर रहे होंगे कि हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, जैसा कि अफगानिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है, जैसा कि ईरान में कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो हमारा सीपैक तैयार हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट को हम लोग जाएंगे, तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर जब हम लोग एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि अभी रिसेंटली इनोवी टेक्नोलॉजी की एक न्यूज़ थी कि इनोवी टेक्नोलॉजी ने फिलहाल 5500 फोन जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं अफ्रीका या मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में। सही। छोटे छोटे कंट्रीज हैं। तो ये जब ब्रांड्स यहाँ पर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट के लिए तो नहीं लग रही ना, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो इन फैक्ट्रीज के साथ उन कंट्रीज को जरूर अटैच करेंगे जहां पर ऑलरेडी फैक्ट्री लगाने का कोई सीन नहीं है अगले 10-20-25 साल, जहां पर छोटी छोटे यूजर्स, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी यूजर्स की अटैच करके, छोटी छोटी मार्केट्स को अटैच करके वो पाकिस्तान की मार्केट से जो एक्सपोर्ट करेंगे उस वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। लाइक अभी जैसे मतलब एक मिसाल है कि सैमसंग अगर फैक्ट्री लगाता है तो उसको पता है कि मैंने यहाँ फैक्ट्री किस वजह से लगानी है, कि मैं रशिया के कुछ छोटे एरियाज जहाँ पर मेरे पास 10 लाख 20 लाख यूजर हो, उसके लिए स्पेसिफिक फैक्ट्री लगाने से बेटर ये है कि मैं पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दूं, ताकि मेरा जो कार्गो एक्सपेंस है वो भी कम हो और उसके बाद और भी कॉस्ट जो है वो कम मिलती है। और चाइना में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इस टाइम दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी लेबर यूज हो रही है, ठीक है। बिल्कुल वहां की लेबर बिल्कुल पते की बात की, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी आपने बात की है कि एक्सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी रीजन है, और ये बड़े बड़े ब्रांड्स एक्चुअली प्लान कर रहे हैं बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करने को। और यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, वियतनाम में अगर आप देखें तो वियतनाम में सैमसंग ने इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई हुई है। वियतनाम में सैमसंग हर साल 250 मिलियन फोन्स बनाता है, यानी कि 25 करोड़ हैंडसेट। अगर आप इसको पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान 25 करोड़ हैंडसेट जो है ना, ये भी ज्यादा बताया आपने, 1.25 करोड़ होगा मेरे ख्याल से, 12.5 मिलियन का ऑफिशियल फिगर पिछले साल था। आई एम नॉट श्योर कि कितना एक्यूरेट है, लेकिन अगर चले आपने सोच लिया करोड़ फोन हमारा अगर साल में बिक रहा है यहाँ पे हैंडसेट, और 250 मिलियन 25 करोड़ फोन सिर्फ वियतनाम बनाता है। और अब तक तो वियतनाम की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। एग्जैक्टली। और वियतनाम जो है वो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज को डील कर रहा होता है जहां पर यूजर स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन सैमसंग ने या उस ब्रांड ने अपनी ग्रिप रखनी है उस मार्केट में। तो वो बनिस्बत इसके कि चाइना से डायरेक्टली वहां पर डिलीवर करे या मलेशिया से डिलीवर करे, तो उसको वियतनाम में कॉस्ट भी कम पड़ रही होती है और वहां से कार्गो चार्जेस भी कम पड़ रहे होते हैं, पहुंचाना भी कम पड़ रहा होता है। तो वियतनाम के अंदर जो बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है उसको ऑलरेडी कुछ 100-200 मुल्क दिए हुए होंगे उन्होंने कि इनके अंदर आप अपना जो माल किए जाते हैं। मैंने साल में ही देखा है। और एक आप लोग अंदर की न्यूज बताता हूँ, बता दूं? बता दे, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। अनऑफिशियल सी है, बट मैंने अपने जो तोते रखे हुए डिफरेंट कंपनीज में, और वीवो ऑलरेडी जो है वो अब बिल्कुल प्रिपेयर कर चुका है एक्सपोर्ट करने को पाकिस्तान से। बहुत जल्दी इस न्यूज को आप लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और उसके साथ साथ उनकी जो पर डे प्रोडक्शन है वो तकरीबन 12,000 पीसेस पे पहुंच चुकी है। जबरदस्त। ये मैंने बात वीवो वालों को की, वो परेशान हो गए कि क्या वजह है कि तुम्हें राइट फिगर्स का पता है।
मैंने कहा जी बात ये कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं इस तरह की बातें अगर ना सोचूं या पर सर्च करूं तो मजा नहीं ना आया। तो खैर होगा, अनाउंसमेंट इसकी ऑफिशियली होगी और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। वीवो इज नॉट अ स्मॉलेस्ट ब्रांड। अब वीवो इस टाइम मार्केट में अगर देखा जाए तो ग्लोबली चौथे पांचवें नंबर पर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को भी और पाकिस्तान के अवाम को भी, कि मतलब एक्सपोर्ट लेवल मायने रखता है। एक चीज आप पहले डॉलर देके खरीद रहे होगे, अब आप लोगों को डॉलर के अगेंस्ट बेच रहे होगे, डॉलर रिजर्व ज्यादा हो रहा होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो चीजें हैं। इंशाल्लाह इसमें और भी मजीद तरक्की होगी। अभी यहाँ से एक बंदा मुझसे, एक भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या जो है अगर पाकिस्तान के अंदर असेंबलिंग स्टार्ट होती है तो इसका जो इम्प्लीमेंट्स है, इसके जो हमें असरदात हैं वो कब मिलेंगे। तो भाई आपको मजीद एटलीस्ट नए साल का वेट करना है। शाओमी का बहुत जल्दी हम लोग कहीं ना कहीं कवर कर रहे होंगे, इवन रियलमी का भी कवर कर रहे होंगे, क्योंकि अभी इनकी सारी सारी चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स ये अभी तक ऐसे ब्रांड हैं जो है वो अपना प्लांट तैयार कर चुके हैं। अभी मजीद बहुत सारे ब्रांड्स पड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमेशा से फॉरेन इम्प्लीमेंट्स नज़र नहीं आते। 2018 में पीटीए की डीआरबीआई सिस्टम बनाया गया था, आज हम 2021 में, तो आज हमें फ़र्क भी नज़र आ रहा है कि हमें 20-25-30 हज़ार रुपये में एक अच्छी प्रोडक्ट मिलने लग गई है। वरना यही वाली प्रोडक्ट हम लोग आज से 2018 में देखें तो 40-50 हज़ार रुपये में सेम स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते थे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका फ़ायदा यूज़र को भी हुआ है, गवर्नमेंट को भी हुआ है, और आगे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो सबको ही इसका बेनिफिट नज़र आए। बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। और ये नीचे पलंदरी गेम्स ने भी मेड इन पाकिस्तान फोर्स का पूछा, तो ये अली भाई की बात पे ऐड करना चाहूंगा कि मैं तो पिछले 3-4 महीने से अपने लोगों को बताता जा रहा हूँ, व्यूअर्स और को भी, कि भाई ये साल जो है ना, यहाँ से आप और हम शुरू हो जाएंगे देखना। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि टेक्नो के कुछ फोन आए, जैसे कि अली भाई ने बताया, इन्फिनिक्स के आ गए, और आगे अब आप जो है ना हर महीने 2 महीने में कोई एक बड़ी न्यूज देखते जाएंगे कि अब ये ब्रांड भी आ गया मैन्युफैक्चरिंग में, सब कूद पड़े इसके अंदर। तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और 2022 तो जो है ना डेफिनेटली विल बी द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फोन्स, मेड इन पाकिस्तान फोन्स। तो मेरा ख्याल है इससे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह, और हमारी इकोनॉमी भी स्टिम्युलेट होगी, कंज्यूमर्स को भी बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत फायदा होगा। अली भाई एक आपके लिए सवाल आ रहा है कमेंट में, कैमन 17 प्रो कब तक आ रहा है? यार कैमन 17 प्रो नहीं आएगा, ऑफलाइन मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब ये पता नहीं लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा है इस बात का। नहीं आएगा, उसकी वजह ये है कि फिलहाल सीधी सीधी बात कर देता हूँ, नोट 10 प्रो का इतना बिजनेस नहीं मिला इन्फिनिक्स को। तो ट्रेंशन होल्डिंग ही जो है वो ऑन करती है टेक्नो को और इन्फिनिक्स को। अगर नोट 10 प्रो ज्यादा बिक जाता तो जाके टेक्नो कैमन 17 प्रो उस स्पेस को कवर करने के लिए आता। तो ये बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, समझने वाले समझ लेंगे। चलें जी। अच्छा भाई, किसी का अगर और कोई वो सवाल है तो वो पूछ एक लें। मिनट शाहरुख भाई, जी। और टेक्नो जो है ना वो 1 लाख वाली डिवाइस 70,000 रुपए में दे रहा है, उसको फोकस करना चाहिए। गिम्बल के साथ में, अली भाई गिम्बल। हाँ लॉलीपॉप, अमीर भाई लॉलीपॉप। शरारतों से बाज नहीं आएंगे आप। नहीं यार, मतलब हद है, ठीक है गिबल ना दो, मतलब सपोजली आप अगर चाहते भी हो कि चलो एक, मतलब ये ऐसा प्राइस सेगमेंट है कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको इमेज बनाने की जरूरत है, सही बात। और कुछ प्रोडक्ट आपको सब्सिडाइज भी करके देनी पड़ती हैं। शाओमी 2018 से लेके 2020 तक पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सब्सिडाइज करके लॉन्च करता रहा है ताकि ब्रांड इमेज बने। नोट 8 प्रो मैंने दुबई से मंगवाया था लॉन्च से पहले, मुझे 48,000 रुपए का पड़ा था विदाउट पीटीए। पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ 44,000 रुपए का। रियलमी ने भी ये किया था। हाँ, मैं शुरू में रियलमी ने सब्सिडाइज करते हैं, चाइना HQ से सब्सिडाइज हो रहे थे फोन ताकि वो मार्केट में एक शेयर बना सकें। शेयर लेकिन बना पाकिस्तान में भी अब इतना कंपटीशन हो गया ना कि जो ब्रांड समझता है कि हम फोन को ओवर प्राइस करेंगे और बहुत दबा के हम बेच लेंगे मार्केटिंग के जरिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी अच्छा, ये एक बड़ी possible है। अजीब चीज़ सी अब लोग स्ट्रेटेजी फौरन पकड़ है लेते जो हैं। अभी पिछले दिनों कुछ मतलब महीनों से जो मुख्तलिफ ब्रांड जो अपना रहे हैं, उसमें क्या होता है कि कोई एक फ़ोन होता है जिसको बहुत ही कोई ज़बरदस्त प्राइस के साथ लॉन्च कर दिया जाता है, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में। मतलब आप ढूंढते ही रहें, आपको वो फ़ोन मिलेगा नहीं। अमीर भाई एक्चुअली ये भी एक मार्केट टेक्निक है। अब सारी बात है कि एक मैं ये शाह रसूल भाई ने पूछा है सवाल। हाँ सॉरी शाह भाई, इसमें ये है कि जैसे अभी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। एक कराची का खाना बहुत मशहूर है, ठीक है, एक बंदा एक नया रेस्टोरेंट खोलता है,
वो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या करता है, एक अपने अपने अपना नाम बनाने के लिए वो उस बिरयानी की प्लेट को 100 रुपए में लॉन्च करता है, जो मार्केट में 200-250 रुपए की बिक्री होती है। लेकिन वो ये कहता है कि भाई मैं दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक बैठूंगा, उसके बाद नहीं बैठूंगा। टेस्ट लगाने के लिए वो मुंह पर लोगों के वो टाइम रखता है। अब लोग लाइनों में लग के बिरयानी की प्लेट का वेट कर रहे होते हैं और वो 1 घंटा गुजर जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि उसी दुकान पर बारबेक्यू लगा लेता है, ठीक है, लेकिन बारबेक्यू के रेट उसका मार्केट से 50 रुपए ज्यादा है। समझ आई? तो यही वो सीन है मोबाइल फोन कंपनी का कि एक प्रोडक्ट तो बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में बड़ी अच्छी की जाती है, और ये मार्केट है, एक मार्केट का तरीकाकार है, ठीक है। अगर वो करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, उसके नाम से या उस प्रोडक्ट के नाम से बाकी प्रोडक्ट्स भी बेची जाती हैं। इसका जो मैं ये कहूंगा कि लोगों को समझदार होना चाहिए कि ठीक है, वो मार्केट में अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो उसी तरह की कोई और प्रोडक्ट जरूर सर्च कर लें, बनिस्बत इसके कि अगर लेट सपोज कोई बहुत बड़ी कंपनी है, फ्लैगशिप फोन बड़ा अच्छा दे दिया उसने, तो दैट डजंट मीन कि उसके बजट रेंज के फोन अच्छे नहीं है। बजट रेंज में शायद वो ओवर प्राइस चार्ज कर रही हो। तो आप लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट बेटर है, कौन सी नहीं। और हम लोग भी एज अ मोबाइल फोन रिव्यूअर आप लोग को बता रहे होते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज गुड, दिस इज नॉट, और किस वजह से नहीं है वो भी हम बता रहे होते हैं। तो उसमें यही है कि बस बहुत सारी कंपेटिटिव मार्केट हो गई है, और अब लोगों को भी सोच समझ होनी चाहिए कि अगर एक प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उस प्राइस सेगमेंट में कौन सी प्रोडक्ट बेटर है। सब ब्रांड्स ने इन 2 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, मार्केट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आए हैं। सैमसंग जो है वो कुछ फीचर सिक्योर कर रहा है। अगर मतलब सपोजली अमीर भाई ने भी एक्सपीरियंस किया और मैंने भी एक्सपीरियंस किया फ्लिप 3 और फोल्ड 3 को, तो अमीर भाई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि नो डाउट बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है बिल्ड को लेके, डिजाइन को लेके, बाकी कुछ चीज़ों को लेके, जो उसकी इंटरनल फ्लेक्सिबल स्क्रीन है उसको लेके। जो 2 जनरेशन हमने पिछली देखी है फोल्ड 3 की और फोल्ड की, और उसकी इस वाली जनरेशन में हेल ऑफ डिफरेंस है, मानने वाली बात है। और प्राइस को भी अगर 3.5-4 लाख रुपए का था फोल्ड 2, और ये अंडर 3 लाख। अब जिसने 3 लाख रुपए का फोन लेना है ना, उसने नहीं सोचना कि भाई क्या चीज है, बस उसने ये देखना है कि कितनी इंप्रूवमेंट की गई है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे फ्लिप भी जो है ना वो एक ये टोटली फ्यूचर है। अगर ये लोग सोचते हैं ना कि यार मतलब बिल्कुल ओवर प्राइस है, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस बार जो मेरा इन डिवाइसेस के साथ एक्सपीरियंस था वो बुरा नहीं था, और अमीर भाई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि बुरा नहीं था हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज बेटर। हाँ, प्राइजेस सैमसंग की हमेशा कंपैरेटिवली देखी जाए थोड़ी सी हाई जरूर होती है, क्योंकि सैमसंग एक ऐसा प्लेयर है जो हमेशा फ्लैगशिप सीरीज में अलग से खेलता है, बिल्कुल अलग से खेल रहा होता है। तो आगे देखेंगे कौन कौन सा ब्रांड फोल्डेबल डिवाइस के साथ एग्रेसिव आता है, लेकिन फिलहाल तक देखा जाए तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। एक चीज ये, अच्छा दूसरी चीज ये कि मिड रेंज सेगमेंट, अभी मिड रेंज सेगमेंट में आज तक तो हम लोग देखते आए हैं, अभी अगले महीने तक भी हम लोग ये देखेंगे कि 30,000 से नीचे नीचे हम लोग तो दूसरे बंदे को इन्फिनिक्स और टेक्नो जो है वो प्रेफर करते रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रोसेसर्स, मीडियाटेक हीलियो G80, 70 और 85 के। लेकिन जब Xiaomi और Realme अगर यहाँ प्लांट स्टार्ट करते हैं, और Xiaomi एक ऐसा प्लेयर है मार्केट का जो कि एक बुल प्लेयर है, मतलब ही इज अ बिग बुल, ठीक है, और उसको ये बहुत बड़ी स्पेस नजर आ रही है पाकिस्तानी कंज्यूमरशिप्स में कि जो 15 से 30,000 रुपए का प्राइस सेगमेंट है ना, इसमें वो चीज दे नहीं पा रहा इंपोर्ट करके जो चीज उसको देनी चाहिए, ठीक है। और जब वो पाकिस्तान के अंदर लोकल असेंबल होने लगेंगे, तब मुझे ये लगता है कि ये प्राइस सेगमेंट भी एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। लाइक इंडिया में हम लोग देखते हैं कि उनके 15-20 हज़ार रुपए में एक अच्छी डिवाइस आ जाती है, तो हम लोग भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी लोकल, इट विल टेक सम टाइम, 6-7 महीने लगेंगे फ्लैगशिप सीरीज में भी आते हैं। लास्ट टाइम मैं एक चीज पढ़ रहा था, एक फिंच रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें भी ये था कि बाकायदा ब्रांड्स को पुश किया जा रहा है कि भाई आप फ्लैगशिप फोन भी यहाँ पर बनाओ ताकि आप लोग की कॉस्ट कम बने। ठीक है जी, चलें अब क्लोज करते हैं। आप सबका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत परेशान हुए आज हम इंटरनेट की वजह से, और सबसे ज़्यादा माजरत जो है हमें अपनी ऑडियंस से करनी चाहिए, बार बार हमें जो है ना स्ट्रीम को एंड करके ऑन करना पड़ा, लेकिन खैर पहला एक्सपीरियंस था, इंशाल्लाह आगे चल के इसको मजीद इम्प्रूव करेंगे अपनी जी इंशाल्लाह को भी और प्लेटफॉर्म को। गपशप में बहुत मजा आया शाह रसूल भाई, बातें जो है ना, टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन बड़े इंटरेस्टिंग आपने बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है, और जब इस तरह सेम फील्ड के लोग बैठते हैं साथ, तो फिर ऐसा ही होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अरसुल भाई, थैंक यू सो मच अमीर भाई, और फिर थैंक यू अली भाई, थैंक यू शाह रसूल भाई।